हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा यूनिट 3 का लेक्चर 5th है। जो आज का हमारा टारगेट है वो है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस पढ़ना और रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस पढ़ना। माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा दिया था और उसके टाइप्स पढ़ा दिए थे कि क्या क्या होते हैं। अब इनको डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। और साथ में जो AKTU की इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या करते हैं? ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कुछ। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं वो हम जानेंगे। किन पे? न्यूमेरिक डेटा पे, जो किस में स्टोर होते हैं? आपके रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। क्या होते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। ये जो है आपके 6 आपके अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस हैं जो कि उस न्यूमेरिक डेटा पे परफॉर्म होता है। जो भी डेटा आपका किस में स्टोर होता है? रजिस्टर में स्टोर होता है। So addition, the add arithmetic micro operation add value of two register and store the output in the desired register। जो आपका एड अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन होता है वो जो दो रजिस्टर्स में वैल्यू होती है, कोई भी, लेट सपोज R1 R2 R3 R4, किसी भी दो रजिस्टर में जो वैल्यू होती है उनको ऐड करता है और ऐड करके जो भी डिजायर्ड रजिस्टर होता है जिसमें भी आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट स्टोर हो उसमें स्टोर कर देता है। The symbolic notation for the add arithmetic micro operation। symbolic notation क्या है? दो रजिस्टर है R1 एंड R2, इनमें जो भी डेटा पड़ा है वो आप ऐड करके किस में डाल रहे हैं? R3 में। ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो दोनों की एडिशन की जो भी वैल्यू है वो किस में स्टोर होगी? R3 में, ठीक है। Here R1 and R2 are the registers whose content we want to add and R3 is the desired register for storing the output। R1 R2 के कंटेंट को हम ऐड करना चाहते हैं एंड जो भी उसका रिजल्ट है उसे हम किस में स्टोर करना चाहते हैं? R3 में स्टोर करना चाहते हैं। एक नोट है यहाँ पे, क्या? वी कैन आइदर स्टोर द आउटपुट इन एनी अदर रजिस्टर, इन कोई भी अदर रजिस्टर में हम स्टोर कर सकते हैं, और द सेम रजिस्टर यानी कि R1 और R2। जैसे ये लिखा है कि R1 R2 का जो भी कंटेंट है वो R3 में स्टोर हो रहा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहें कि आप R1 R2 का जो भी डेटा है उसे आप स्टोर करना चाहते हैं R1 में, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि R1 R2 का जो कंटेंट है ऐड होने के बाद किस में स्टोर हो जाए? R2 में स्टोर हो जाए। या आप ये जो लिखा हुआ है ऐसे भी, यानी कि आप चाहें जो R1 R2 का डेटा है उसे सेम इन दोनों में से कोई भी सेम रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं, और आप चाहते हैं तो किसी और रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं। ये आप पे है। तो एडिशन आपका पहला माइक्रो ऑपरेशन है और उसका सिंबॉलिक नोटेशन ये होता है। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। R1 की वैल्यू क्या है आपकी? 1010। R1 की वैल्यू है आपकी 1010 एंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2 इज 0011। तो R2 की वैल्यू क्या है आपकी? 0011, ठीक है। फॉर परफॉर्मिंग द एड अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स। अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो कुछ नीचे रूल्स दे रखे हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। इवन मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, अगर एक बिट 0 है और दूसरे बिट भी 0 है और दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। एक बिट 0 है दूसरी बिट 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर पहली बिट 1 है और दूसरी बिट 0 है और दोनों को ऐड करोगे तो भी आंसर 1 आएगा। अगर दोनों बिट ही 1 है तो आंसर तो 0 आएगा, और जो नेक्स्ट कॉलम में जो भी बिट है वहां पे 1 एज अ कैरी चली जाएगी, यानी कि हियर 0 is placed in the result and 1 is transferred as carry to the next column। 1 को आप ट्रांसफर कर देते हैं as a carry to the next column, ठीक है। अब देखो सपोज आप इन दोनों को ऐड करते हैं 0 + 1, आप ऐड ऐसे करते हैं, कॉलम वाइज ऐड करते हैं,
ठीक है, तो पहली बिट है 0, दूसरी बिट है 1, 0 + 1 1, कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा। 1 + 1 क्या होता है? 0 विद कैरी 1, ठीक है। 0 + 0 0 और 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 + 0 1, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ R1 + R2। लेट सपोज आप इसे स्टोर करना चाहते थे R3 में, तो R1 की वैल्यू क्या थी पहले देखो, R1 की वैल्यू थी 1 0 1 0, R2 की वैल्यू थी 0 0 1 1 और R3 की वैल्यू क्या थी 1 1 0 1। ये हो गई आपकी R3 की वैल्यू। और एक और चीज बताती हूँ, अगर सपोज 1 + 1 आता और +1 ये क्या होता कैरी, सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आती कि आपके पास 1 1 1 1 है, तो 1 + 1 तो 0 हो जाता, ये क्या होता कैरी। अगर ऐसी कहीं सिचुएशन आती है कि ये तो 2 बिट्स हैं और 1 आपका क्या है कैरी है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, 1 जो होगा आपका रिजल्ट होगा और 1 ही क्या होगा आपका कैरी, यानी कि 1 और दिस इज कैरी, और ये आंसर में यहां आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ये भी एक रूल है, ठीक है। इफ वी ऐड R1 एंड R2 द आउटपुट विल बी, ये मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया, यही चीज यहाँ पे मैंने बता रखी है, देखो सेम आया 1 1 0 1, 0 + 1 किया 1 आया, 1 + 1 0 विद कैरी 1, ये क्या हुआ आपका कैरी आ गया। 0 + 0 0 होता है और 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 + 0 1, ठीक है। अब अगला चलते हैं, आपका एडिशन हो चुका है, अब दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? द सब्ट्रैक्ट अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन subtract the value of 2 register and store the output in the desired register। जो subtract arithmetic operation है वो क्या करता है, जो 2 रजिस्टर हैं उनके कंटेंट को क्या करता है सब्ट्रैक्ट करता है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपका डिजायर्ड आउटपुट है, जो भी आपका आउटपुट आया वो पर्टिकुलर किसी भी डिजायर्ड रजिस्टर में आपका पुट कर देता है। डिपेंड करता है कि आप सेम रजिस्टर में, लेट यही चीज यहाँ पे दे रखी है, द सिंबॉलिक नोटेशन फॉर सब्ट्रैक्ट अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन इज R1 - R2। R1 का कंटेंट माइनस कर दो R2 से और उसे स्टोर कर दो किसमें R3 में, या फिर आप इस चीज को कैसे भी लिख सकते थे सेम चीज कि आप R1 में से R2 माइनस कर दो और उसे स्टोर कर दो R1 में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे R1 में से कंटेंट माइनस कर दो R2 में और उसे स्टोर कर दो R2 में। यानी कि आप इन दोनों में से भी कोई रजिस्टर में जो फाइनल वैल्यू है उसे स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो डिफरेंट रजिस्टर में स्टोर हो तो आप उसे डिफरेंट रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं। Here R1 and R2 are the register whose content we want to subtract and R3 is the desired register for storing the output। R1 R2 वो रजिस्टर हैं जिनके कंटेंट को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब देखो ये चीज यहाँ पे वेरी करती है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप R1 के कंटेंट को माइनस करना चाहते हैं R2 में, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप R2 के कंटेंट को माइनस करना चाहते हो R1 से, ये भी तो हो सकता है। तो बस आप हो सकता है कि R2 में से R1 का कंटेंट माइनस करके आप किसी और रजिस्टर में डालना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप R2 में से R1 का कंटेंट माइनस करके R2 में ही रखना चाहते हो, या ऐसा हो सकता है R2 में से R1 का कंटेंट माइनस करके आप स्टोर करना चाहते हो R1 से, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। We can store either the output in another register or the same register R1 और R2। यही चीज यहाँ
जो मैंने समझाई है वही लिखी हुई है कि जो आपका आउटपुट है वो आप सेम रजिस्टर में भी कर सकते हैं और आप डिफरेंट रजिस्टर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, कंसीडर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R1। R1 की वैल्यू क्या है आपकी 1011 एंड रजिस्टर R2 की वैल्यू क्या है आपकी, वो है 0101। इनको आप क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट। फॉर परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स। देखो आपको सब्ट्रैक्ट करने के तरीका एक कॉम्प्लीमेंट वाला बताया था, वो मैं आपको यहाँ भी आगे बताऊंगी, पर एक नॉर्मल तरीका है। अगर आप 0 में से 0 माइनस करते हैं तो 0 आएगा, 1 में से 0 माइनस करते हैं तो 1 आएगा, है ना, और 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 आएगा। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है। अब क्या आता है, 0 में से 1 माइनस करते हैं, यानी कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, आप यहां से क्या लेते हैं, 1 बोरो लेते हैं, यानी कि 10, ये 10 हो जाता है। अब अच्छे इसको बाइनरी में देखो, 1 2 3, 10 किसका डेसिमल है, 2, यानी कि 2 में से अगर 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1, इसलिए 0 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, और यहां कट के क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ये। अब देखो एक चीज और देखो, 10 किसका बाइनरी कन्वर्जन है, 2 का, और ये किसका है, 1 का, है ना, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, और यही यहाँ आंसर आया। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब देखो ये किसका है, इसको लिख लेते हैं, 1 2 4 8, 8 9 10 11, ये है 5 का, ये तो है 8 9 10 11 और ये 5। अब कितना बचा हमारा 6, अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब 1 में से 1 गए 0 1, यानी कि यहां से आप एक कैरी लोगे तो ये कैरी किस में हो जाएगा, इसमें, और ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 0। 10 में से 1 गए, यानी कि 2 में से 1 गए, 1 बचा, और यहाँ 0। अब देखो 4 + 2 6, तो यही इसका बाइनरी कन्वर्जन है, यानी कि 6 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है, 1 1 0। तो आपको बस ये वाली चीज याद रखनी है कि 0 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इधर से कैरी लेंगे इट विल बी 10, और 10 किसका बाइनरी होता है, 10 बाइनरी होता है आपका 2 का। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट R2 फ्रॉम R1 द आउटपुट विल बी, यही चीज जो मैंने यहाँ करके दिखाई है यही यहाँ दिखा रखी है। देखो 1 में से 1 गए 0 1 0, और आपने इधर कैरी ले लिया 1 0, ये 2 का डेसिमल होता है ना, और यही चीज मैंने यहाँ करके दिखा दी और आपको विद एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिया। देखो ये 6 का ही बाइनरी है, 11 में से 5 जाएंगे तो 6। तो ये एक तरीका है जो ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, ये एक तरीका है, वन ऑफ देम यही करते हैं। बट जैसे आपने देखा होगा जब मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम कराई थी या बूथ्स एल्गोरिथम कराई थी, जहां पे आपको ऐसे करना होता था a = a - m, तो आप इसे ऐसे नहीं करते थे, आप इसे क्या करते थे, a + -m, यानी कि इसका क्या निकालते थे आप, 2's कॉम्प्लीमेंट। ये मोस्ट प्रेफरेबल यानी कि सबसे ज्यादा जो फेमस तरीका है वो यही है। ठीक है, चलो अब बिसाइड्स द अबव वे देयर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग द अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट मेथड करा है अभी, 1 में से 1 गया 0, 0 में से -1 करेंगे 1 आएगा, ये जो तरीका है इससे भी अलग तरीका है। वो तरीका क्या है, दिस वे इंक्लूड द यूज ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से काम करते हैं। टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ 2 रजिस्टर वी नीड टू ऐड द फर्स्ट रजिस्टर एंड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ द सेकेंड रजिस्टर एंड 1। अगर आप ये करना चाहते हैं,
अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप एक्चुअली में करते क्या हैं, आप करते हैं R1 प्लस R2 का, एक सेकेंड, माइनस R2, है ना। इसका क्या निकालते हैं हम, 2's कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, R1 प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। इसको कॉम्प्लीमेंट को आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इससे भी, ठीक है। बोथ वे वी कैन दोनों तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। हेयर R1 एंड R2 आर द टू रजिस्टर whose content we want to subtract and R3 is the desired register for storing the output। यही मतलब है कि R1 एंड R2 जो है वो दो रजिस्टर हैं जिनके कंटेंट को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। R3 क्या है, वो पोर्शन है जिसकी आप कंटेंट को आप क्या करना चाहते हैं, जिसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। यूजिंग दिस मेथड वी गेट द सेम आउटपुट एज R1 माइनस R2, यानी कि अगर आप इसकी हेल्प से करेंगे तो आप सेम ही आंसर लेंगे। तो हमारा क्या था, 11 माइनस 5, देखो 11 5 माइनस आंसर आएगा 6। देखो तो मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। फर्स्ट मेथड क्या था, पहले लिखो 1 2 4 8 8 9 10 8 9 10 11, ये हो गया 11 का बाइनरी, और 5 4 और ये 1 में से 1 गए 0 1 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 0 और यहाँ आ गया 0 और यहाँ आएगा 0। तो ये तो 6 आ रहा है पहला मेथड। अब सेकेंड मेथड देखो, 11 का बाइनरी तो ये आ गया 1 2 4 8, 11 का बाइनरी है 1 0 1 1। अब 5 का बाइनरी क्या होगा आपका, 5 का बाइनरी होगा 0 1 0 1, ये तो पता है 1 2 4 8, 4 प्लस 1 5। अब इसका क्या निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट, कैसा आएगा 1 0 1 0, फिर इसमें क्या करेंगे प्लस 1, यानी कि 1 1 0 1। 8 में से अगर आप 3 जाएंगे तो -5, यानी कि ये -5 है, ठीक है। अब देखो इसको यहां लिखो 1 0 1 1, इनको ऐड करो 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1 1 1 0, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरी आएगी, क्योंकि देखो 1 प्लस 1 0 और ऊपर कैरी 1, 3 1 जब आते हैं क्या आएगा 1, और ऊपर क्या आएगा एक कैरी। तो 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0 विद कैरी 1। जब हम 4 बिट यूज करके चल रहे हैं तो 4 बिट ही यूज करेंगे, जो एक्स्ट्रा बिट आएगी उसे क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। तो इससे क्या आंसर आ रहा है 0 1 1 0, और इससे भी आंसर आ रहा है 0 1 1 0, और दोनों किसका है 6 का। ये नीचे जो बेस में 2 लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है, ये बाइनरी है और ये डेसिमल है, ये तो आपको बता रखा है मैंने। तो यानी कि आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से करेंगे आंसर विल बी सेम। ये है आपका सेकंड मेथड। ठीक है, नोट वी कैन आइदर स्टोर द आउटपुट इन अनदर रजिस्टर और इन सेम रजिस्टर R1 R2, वही चीज बता रखी है। आप चाहें तो फाइनल रिजल्ट को किस में स्टोर कर सकते हैं, R3 में। आप चाहें तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया इसे आप R2 में स्टोर कर लें, R1 में स्टोर कर लें, ये आप पे है। ठीक है, अब आता है आपका अगला इंक्रीमेंट। तो the increment arithmetic micro operation increment the value of register by 1, यानी कि जो रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है उसको इंक्रीज करने के लिए
आप अगर एक इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 1 तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन का। दिस मीन्स द ऑपरेशन add 1 to the value of given register and store the output in the desired register। यानी कि क्या करता है, जो भी रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है उसमें 1 ऐड कर देता है और जो फाइनल आउटपुट आता है वो डिजायर्ड रजिस्टर में स्टोर कर देता है। अब ये हो सकता है कि आप सेम रजिस्टर में स्टोर करें और हो सकता है डिफरेंट रजिस्टर में स्टोर करें। द सिंबॉलिक नोटेशन फॉर इंक्रीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन इज दिस। R1 में 1 ऐड करके फिर उसको स्टोर कर दो R1 में। जैसे कि सपोज मैंने लिया 6 है ना, 6 में 1 ऐड करना है तो 6 का पहले बाइनरी लिखो 1 2 4 8, यानी कि 4 + 2, यानी कि R1 में क्या स्टोर है, R1 में स्टोर है 0 1 1 0। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे +1 1 1 1 0। अब इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 0 1 1 1 और दिस इज द बाइनरी। ये किसका बाइनरी है, 6 का और ये 7 का, तो यानी कि 1 इंक्रीज हो गया। अब ये आप पे है, आप चाहे तो उसको सेम रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं और चाहे तो डिफरेंट रजिस्टर में भी। यानी कि इसमें तो लिखा है ऐसे, आप चाहे तो R1 में 1 ऐड करके आप किसी और रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं। बोथ आर possible। Here R1 is the register whose value we want to increment and R1 is also the desired register for storing the output। R1 ही वो रजिस्टर है जिसमें कंटेंट में आप 1 ऐड करना चाहते हैं और इस अगर कंडीशन में देखा जाए तो R1 ही वो रजिस्टर है जिसमें आप अपनी फाइनल आउटपुट स्टोर करना चाहते हैं। नोट, we can store the output in another register or in same register। यानी कि यहाँ पे है कि जो आपका आउटपुट है वो सेम रजिस्टर में स्टोर करना चाहते हैं तो भी ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर में स्टोर करना चाहते हैं वो भी ठीक है, दोनों में से किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R1 is 0 1 0 for performing the increment arithmetic operator we add 1 to R1। सपोज R1 की वैल्यू हमने मानी है 0 1 0 1, इसमें हम क्या करना चाहते हैं 1 1 + 1 0 विथ कैरी 1 1 + 0 1 1 और 0, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें एक नीचे लिखा हुआ है द इंक्रीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ। ये जो एक्चुअली में इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, अगर से सर्किट की टर्म में बात करें तो किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जैसे आपने पढ़े हैं एनकोडर डिकोडर, ऐसे ही किसी का यूज करके एंड गेट लॉजिक गेट किसी का भी यूज करके आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जो सर्किट आपके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं, वो पास्ट में क्या वैल्यू थी। ऐसा होता है ना, कुछ चीजें ऐसे जर्नल लाइफ में देखते हैं हमारा प्रेजेंट बिहेवियर कभी ना कभी पास्ट बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ऐसे ही मशीन्स का होता है कि प्रेजेंट जो वैल्यू है वो पास्ट पे डिपेंड करती है। लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनका जो भी आउटपुट आता है, जो भी आप प्रेजेंट इनपुट दे रहे हो करंट टाइम पे, उन्हीं पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर आप बना सकते हैं बाइनरी अप डाउन काउंटर की मदद से। बाइनरी मतलब जो किस पे वर्क करता है, बाइनरी वैल्यूज पे। अप डाउन काउंटर मतलब काउंटर्स यूज करते हैं ना इंक्रीमेंट करने के लिए, अप डाउन यानी कि ऊपर बढ़ाने के लिए या नीचे घटाने के लिए जो काउंटर्स बनते हैं उनकी मदद से आप कर सकते हैं। अब आता है डिक्रीमेंट। द डिक्रीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय 1। जो डिक्रीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है वो डिक्रीज करता है रजिस्टर की वैल्यू बाय 1। दिस मीन्स दिस ऑपरेशन सबट्रैक्ट्स 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गिवन रजिस्टर एंड स्टोर द आउटपुट इन द डिजायर्ड रजिस्टर। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो भी पर्टिकुलर रजिस्टर है उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर देता है और आपका जो रजिस्टर आपको जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर देता है। अब ये हो सकता है कि वो आप जो रिजल्ट है वो सेम रजिस्टर में डालना चाहते हो सकता है वो आप डिफरेंट रजिस्टर में डालना चाहते हो। द सिंबॉलिक नोटेशन फॉर द अर्थमेटिक, आपका अर्थमेटिक डिक्रीमेंट, अर्थमेटिक डिक्रीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन इज R1 - 1। ठीक है, R1 में से इसको मैं सही भी कर देती हूं, एक सेकेंड।
ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीमेंट। ठीक है, आपका डिक्रीमेंट। Here R1 is the register whose value we want to decrement and R1 is also the desired register for storing the output. R1 ही वो रजिस्टर है जिससे आप कोई वैल्यू डिक्रीज करना चाहते हैं और R1 ही वो वैल्यू है जिसको आप क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज, जिसमें आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसे आप स्टोर करना चाहते हैं। इफ वी कैन स्टोर द आउटपुट इन अनदर रजिस्टर और इन सेम रजिस्टर, आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका R-1 करके जो भी आंसर आया उसे आप सेम रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे आप डिफरेंट रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं, ये आप पे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R1 इज 0101, यानी कि R1 की वैल्यू क्या है, ये मैं आपको यही दिखा देती हूँ। R1, चलो यहाँ पे एक बार करके दिखाती हूँ। R1 की वैल्यू आपकी क्या है, 0101। ठीक है, इसमें से क्या करना चाहते हैं, 1 में से 1 गया, 0010। अब देखो ये किसका बाइनरी था, 1248, ये क्या था 5 में से 1 घटाया क्या आ गया 4। ठीक है, कंसिडर द वैल्यू ऑफ R इज दिस, फॉर परफॉर्मिंग द डिक्रीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम R1, यानी कि ये जो आंसर आएगा, सपोज R1 में लिखा हुआ था पहले 0101, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0100। ठीक है, यही चीज ये बनी हुई है। अब नीचे क्या लिखा है, द डिक्रीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट और बाइनरी अप डाउन काउंटर, या तो आप किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट की मदद से ये आप इस जो भी आप ये कंसेप्ट बोल रहे हो इसे आप रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर किसी बाइनरी अप डाउन काउंटर की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। आपको एज इट इज पता है वंस कॉम्प्लीमेंट, जहां 0 हो वहां 1 और जहां 1 हो वहां 0। द वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, यानी कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट का अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है वो क्या करता है, वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है रजिस्टर का जो भी कंटेंट होता है, यानी कि उसमें जितनी भी बिट्स पे जहां जहां 0 है वहां वहां 1 आ जाएगा और जहां जहां 1 है वहां वहां 0। इन दिस माइक्रो ऑपरेशन 0 is converted to 1 and 1 is converted to 0, यानी कि 0 कन्वर्ट हो जाता है 1 में और आपका जो 1 होता है it will be converted to 0. The symbolic notation for the ones complement arithmetic micro operation is R1 complement का जो वैल्यू है वो आपने किस में डाल दी, R1 में। लेट मैं मानती हूं कि R1 में वैल्यू पड़ी थी 11101। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 00010, यानी कि R1 में जो फाइनल वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, यानी कि जहां जहां 1 था वहां वहां 0 और जहां जहां 0 था वहां वहां 1। Here R1 is the register whose value we want to complement and R1 is also the desired register for storing the output, यानी कि R1 ही वो रजिस्टर है जिसके कंटेंट को आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो और यहाँ पे R1 ही वो रजिस्टर है जिसमें आप फाइनल कंटेंट डालते हो। ऐसा नहीं है कि आप सेम में डालना चाहते हो, आप चाहें R1 का जो भी कंटेंट है उसे कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आप किसी और रजिस्टर में भी डाल सकते हो। इज इट ऑल्सो ओके? देखो, वी कैन स्टोर द आउटपुट इन द अनदर रजिस्टर और इन सेम रजिस्टर, यानी कि चाहे तो हम सेम रजिस्टर में डाल लें चाहे तो हम डिफरेंट रजिस्टर में डालें। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R1 एज 00010। For performing ones complement arithmetic micro operation, we will just convert 1 to 0 and 0 to 1. इसी वजह से ones complement के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 1010, क्योंकि यहाँ जहां जहां 0 था वहां वहां 1 आ गया और जहां जहां 1 था वहां वहां 0 आ गया। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको? चलो अब आगे चलते हैं।
2's complement. The 2's complement arithmetic micro-operation on first complement the content of the given register. सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी कंटेंट होता है रजिस्टर का उसे क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड देन एड 1 टू इट, एंड इसके बाद 1 ऐड कर देता है इसमें. दिस माइक्रो ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज नेगेशन, यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट को हम जो दूसरा नाम देते हैं वो क्या होता है, नेगेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखना. द सिंबॉलिक नोटेशन फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन इज R2 का पहले आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और उसे फाइनल वैल्यू किसमें स्टोर कर देंगे, R2 में. आप चाहें तो R2 का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आप चाहें तो उसे किसी और रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं, ये आप पे है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Here R2 is the register on which whose value we want to perform 2's complement and R2 is also the desired register for storing the output. यानी कि R2 ही वो रजिस्टर है जिसके कंटेंट का हम क्या करना चाहते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं. R2 ही वो रजिस्टर है जिसमें हम हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमारा जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम R2 में स्टोर करेंगे. वी कैन स्टोर द आउटपुट इन अनदर रजिस्टर और इन सेम रजिस्टर. हम चाहें जो आउटपुट है वो सेम रजिस्टर में भी डाल सकते हैं, डिफरेंट रजिस्टर में भी डाल सकते हैं. कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2. हमने माना जो R2 की वैल्यू है वो क्या है हमारी 0, एक सेकेंड, R2 की वैल्यू है हमारी 0 1 0 1. ये आपकी क्या है, R2 की वैल्यू है. इसका आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि R2 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1. जहां जहां 0 था वहां 1 आ गया. ठीक है, इसके बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 1 1 0 1. तो ये क्या आ गया, 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया. यही यहां दे रखा है 0 1 0. फॉर परफॉर्मिंग 2's कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, first we will find the 1's complement of R2. The first complement of R2 will be 1 0 1 0. Then we will add 1 to it. यानी कि इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे. यही आ रहा है 1 0 1 1. This is the answer. The signals that implement these operation, जो signals इन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, propagate through the gate in this case. यानी कि जो सिग्नल गेट्स आपने पढ़े थे, एंड गेट और गेट, जो भी गेट्स यूज होते हैं इसमें कुछ गेट्स का हम यूज करते हैं. And the result of the process can be transferred to a desired register by clock pulse immediately after the output signal propagate through the combinational circuit. यानी कि हम इसमें गेट्स का यूज करके, जो आपकी जो भी गेट्स यूज होंगी उनका मदद से ही आप इस ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो क्लॉक पल्स की मदद से, यानी कि जब काम कंप्लीट होता है विद इन तभी कुछ सेकंड्स में जो भी आपका रिजल्ट होता है वो डिजायर्ड किसमें, जो भी आपका रजिस्टर होता है उसमें स्टोर हो जाता है. बिसाइड द अबाउट डिस्क्राइब्ड अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन देयर आर 2 मोर अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि होते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. पर आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड को आप जो है अर्थमेटिक के अंदर नहीं मानते. ये किसके थ्रू परफॉर्म होता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट. ये आप शिफ्ट ऑपरेशन में आगे पढ़ेंगे और ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट. जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता जाता है, मल्टीप्लाई इंक्रीज होती जाती है, राइट में क्या होती जाती है, डिवाइड होता है. तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड परफॉर्म नहीं होता है, पर ये जो है शिफ्ट ऑपरेशन की मदद से जरूर होता है. These two operation are valid arithmetic operation but they are not the part of the required set of micro operation. यानी कि ये जो दोनों हैं ये वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेशन है, बट ये जो है डायरेक्टली परफॉर्म नहीं होते हैं, ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर की मदद से परफॉर्म होंगे, शिफ्ट की मदद से ये परफॉर्म होंगे. जो हम शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको दिखेगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है.
R1 R2 में ऐड करके इसके कंटेंट को किस में डाल दो, R3। द कंटेंट ऑफ R1 प्लस R2 आर ट्रांसफर टू द R3। R1 माइनस R1 R3 यानी कि जो कंटेंट है R1 का उसे हम माइनस करेंगे R2 से एंड ट्रांसफर कर देंगे R3 में। R2 का कॉम्प्लीमेंट करके किस में डाल दिया, R2 में। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कंटेंट R2 जो है वो फाइनली R2 में ही स्टोर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टू वंस कॉम्प्लीमेंट। अब R2 का कॉम्प्लीमेंट करके उसमें एक ऐड करके हम उसे किस में डालते हैं, R2 में। यानी कि जो टूस कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेंट में स्टोर हो जाएगा R2 का। इसका दूसरा नाम बोलते हैं नेगेट या नेगेशन। ठीक है, अब इसको आप R3 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 1 यानी कि वही है। इसका दूसरा तरीका है टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू। हम एक तो तरीका होता है ये वाला R1 में से R2 घटा दिया, और ये सबट्रैक्ट का दूसरा तरीका है कि R2 का टूस कॉम्प्लीमेंट लेके उसमें 1 ऐड कर दिया। अब R1 में एक ऐड करके इंक्रीज कर दिया, R1 में एक सबट्रैक्ट करके डिक्रीज कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बाय 1, डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बाय 1। तो ये आपके कुछ यानी कि एक तरह का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जितना भी आपने पढ़ा है। यानी कि एक चीज है कि अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं रह रहा है या आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इतना भी कर लेंगे तो आप लिख सकते हैं, आई थिंक, है ना। और अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तब तो सारा लिखना है। ये आप पे है कि देखो कंटेंट में क्या होता है, टॉप आपको पता है जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसमें तो टू द पॉइंट करो पूरे नंबर ऑलमोस्ट, लेकिन थ्योरी में क्या होता है पेजेस आपको भरने पड़ते हैं, आप AKTU में जानते हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं है या पेपर करते हुए आपको टाइम नहीं बच रहा है तो आप इतना भी लिख देंगे एंड उसका एक एक एग्जाम्पल R1 R2 की कोई भी दो वैल्यू लेके ऐड कर दी, R1 में से R2 घटा दिया, फिर उसकी वैल्यू R3 में डाल दी, R2 का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि कोई भी एक एग्जाम्पल लेके सबको सॉल्व कर देना, मत लिखना थ्योरी। टाइम मिले थ्योरी लिख दो, नहीं मिले मत लिखो, ठीक है। पर ये इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज आपको होनी चाहिए याद। अब आते हैं, हमने जैसे क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा है हमारा अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, अब है रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन। अब रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन से पढ़ते हैं कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होती क्या है। देखो, द सिंबॉलिक नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर अमंग रजिस्टर, यानी कि जब आप माइक्रो ऑपरेशन रजिस्टर पे परफॉर्म करते हो, यानी कि कुछ भी डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर किया, कुछ भी किया, तो जो आप ऑपरेशन रजिस्टर पे परफॉर्म करते हो उनके लिए जो सिंबॉलिक नोटेशन यूज होती है उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए ही उसको हम बोलते हैं RTL, यानी कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। द यूज ऑफ सिंबल, अगर आप सिंबल का यूज करते हो इंस्टेड ऑफ नैरेटिव एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज एंड कंसाइज मैनर for listing the micro sequence in the register and control function that initiate them। यानी कि अगर आप सिंबल का यूज करते हो rather than narrative, यानी कि बस ऐसे ही बोल दो firstly you have to do this then this and this, वो उससे बेटर है अगर आप एक चीज समझो, अगर कोई चीज आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो आप जल्दी से रिकॉल कर पाते हो, समझ पाते हो। यही चीज ये बोलना चाह रहा है कि रेदर देन नैरेटिव डिस्क्रिप्शन की जगह, अगर नैरेटिव मतलब ऐसी इंग्लिश में लिख देना, वो डिस्क्रिप्शन की जगह अगर आप सिंबल का यूज करते हो, किसके लिए, जो भी मतलब जो भी माइक्रो सिक्वेंसिंग होती है, यानी कि जो भी माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं रजिस्टर के अंदर, या जो भी फंक्शंस का यूज होता है जो ये रजिस्टर ऑपरेशन को इनिशिएट करते हैं, उनके लिए अगर आप सिंबल का यूज करते हो रेदर देन नेगेटिव एक्सप्लेनेशन, तो ये एक बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे है रिप्रेजेंट करने का। A register transfer language is a system for expressing in symbol form the micro sequence among the register of digital module। यानी कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एक सिस्टम के अंदर एक सिंबॉलिक फॉर्म है, जो भी माइक्रो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो रजिस्टर के अंदर। इट इज अ कन्वीनियंट टूल, यानी कि कौन, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एक कन्वीनियंट टूल है फॉर डिस्क्राइबिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इन कंसाइज एंड प्रिसाइज
मैनर, ये कन्वीनियंट टूल है क्या डिस्क्राइब करने का, कि जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर की, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर की इंटरनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे कंसाइज एंड प्रिसाइज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने, यानी कि R1 से डेटा R2 में जा रहा है, R2 से डेटा इधर जा रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है, कोई चीज क्या रिप्रेजेंट हो रही है, अगर आप उसको लिखने की जगह एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो तो वो जो थियोरेटिकल फॉर्म है वो 1-1.5 पेज में आएगी, लेकिन डायग्राम जो है एक मिनिमाइज, कंसाइज एंड सबको समझने लायक हो जाएगा और वो याद भी रहता है। तो यही वो चीज बताना चाह रही है कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एक कन्वीनियंट टूल है। ठीक है, अब आता है रजिस्टर। रजिस्टर्स होते क्या है आपके, है ना। कंप्यूटर रजिस्टर आर डिजाइन बाय द अपर क्लास, यानी कि जो नॉर्मली रजिस्टर्स होते हैं उन्हें आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपर क्लास लेटर से, एंड ऑप्शनली फॉलोड बाय डिजिट और लेटर टू डिनोट द फंक्शन ऑफ द रजिस्टर। नॉर्मली जो रजिस्टर्स होते हैं वो कैप्स से लिखे जाते हैं और बहुत रेयर होता है कि आप उन्हें, या ऑप्शनली, ये वेरी करता है, कई बार आपके जो जर्नल पर्पस रजिस्टर है उन्हें आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, नंबर से नीचे, है ना। R1 ये जितने भी रजिस्टर हैं वो कैप्स से लिखे जाते हैं। आप लिखने को तो जब आप लिखते हैं तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ये होती है कैप्स से, और ये बाद में किससे फॉलो होते हैं, या तो किसी डिजिट से या किसी लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, द रजिस्टर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी यूनिट इज कॉल्ड एज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि जो एड्रेस होल्ड करता है किसी भी लोकेशन को उसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। इसे कैसे डिनोट करा जाता है, MAR, मेमोरी एड्रेसेस, सारे कैप्स में है। ठीक है, जैसे कि अदर डेजिग्नेशन फॉर रजिस्टर PC किसके लिए यूज होता है, प्रोग्राम काउंटर को जो होल्ड करता है नेक्स्ट एड्रेस का रजिस्टर। IR किस लिए यूज होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड R1 फॉर प्रोसेसर, यानी कि जो आपके CPU के जो भी जर्नल पर्पस रजिस्टर होते हैं उनके लिए R1। यानी कि अगर आप रजिस्टर डिफाइन करते हो सिंबॉलिकली लिखने के लिए तो रजिस्टर हमेशा कैप्स में होने चाहिए, और जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हो आप उन्हें कैप्स में यूज करते हो, या फिर अगर आपको यूज करना है तो या तो आप किसी डिजिट का यूज कर सकते हो या किसी लेटर का। The individual flip-flop in a n-bit register are numbered in a sequence from 0 to n-1, यानी कि जो आपके रजिस्टर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। अगर मैं कह रही हूँ 7 बिट का एक रजिस्टर है, ठीक है, वो स्टार्ट होगा 0 से, और 0 यहाँ, 0 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोड पोजीशन, यानी कि यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक। ठीक है, starting from 0 from the rightmost position and increasing the number toward left की तरफ इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और आप कहते हैं इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। आपके में ज्यादा नीड नहीं है तो इसे आप एक कॉम्बिनेशनल सर्किट समझ के छोड़ देना। आई थिंक अगर आप पढ़ोगे तो माइक्रो प्रोसेसर या डिजिटल लॉजिक में आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये भी, मतलब देखो यहाँ पे ज्यादा नीड नहीं है, अगर मैं इसे पढ़ाऊंगी तो ऑलरेडी मतलब इसका सिलेबस है, तो इसलिए इस चीज को मैं समझना कि फ्लिप फ्लॉप नहीं बताया। ये एक तरह का सर्किट ही है, ये जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ऐसे कि आप समझ लो किसी डेटा, आपने प्रीवियस डेटा स्टोर करना है, या ऐसे समझो जब तक आपने लाइट ऑन कर रखा है, स्विच ऑन कर रखा है, तो आपकी क्या है कि लाइट क्या होनी चाहिए, ऑन ही रहनी चाहिए, वो ऑफ ना हो। तो यानी कि जो करंट स्टेट है उसे क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना। वो मेंटेन करने के लिए क्या यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये आपका ज्यादा रोल है नहीं। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है एक रजिस्टर है R, ये एक रजिस्टर है इंडिविजुअल बिट्स, यानी कि एक रजिस्टर कितने बिट्स का हो सकता है। सपोज मैं बोल रही हूँ 8 बिट का, मैंने यहाँ पे 7 बिट का लेट करा था, ये जस्ट एक लेट था, कोई कभी कहो। तो अगर ये 8 बिट का रजिस्टर है तो क्या से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6, इधर से स्टार्ट होके यहाँ तक इंक्रीज करेगा। नंबरिंग ऑफ बिट्स, यानी कि अगर हम नंबरिंग की बात करें तो यहाँ 0 से स्टार्ट है और यहाँ 15 तक। ठीक है, अब आपका एक रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर। तो हम अगर ये 16 बिट है तो इसकी आधी बिट को तो हम लोअर बिट्स कहते हैं जो इधर की साइड होती है, और इधर को क्या बोलते हैं, हायर बिट्स। तो जो आपका रजिस्टर है वो क्या है, प्रोग्राम काउंटर, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं PC। अब अगर आपका 16 बिट है तो उसका आधा क्या होगा, 8,
तो 0 से 7 जो होते हैं वो लोअर बिट्स में आती है, यानी कि आपका लोअर ऑर्डर बिट्स, और इधर से इधर हायर ऑर्डर बिट। लोअर को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या करते हैं, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट। The most common way to represent a register is by rectangular box with the name of register inside। यानी कि सबसे जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टर को, तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी उसका नाम होता है वो उसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल बिट कैन बी डिस्टिंग्विश एज, यानी कि जो इंडिविजुअल बिट है वो ऐसे शो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। The numbering of bits in a 16-bit register can be marked on the top of the box as in this। यानी कि जो आपके 16-bit रजिस्टर वो ऐसे मार्क होती है 0 से लेकर 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 15, क्योंकि दो ही तरीके हैं 16 बिट रिप्रेजेंट करने के, या तो 1 से लिख दो 16 और यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। 16-bit रजिस्टर इज पार्टीशन इनटू 2 पार्ट, यानी कि 16-bit का जो रजिस्टर है उसे आपने 2 पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया है। बिट 0 to 7 आर असाइंड एज लोअर एल फॉर लोअर बाइट्स एंड बिट 8 to 15 आर असाइंड एज एच फॉर हायर बाइट्स। यानी कि ये जो आपका एक प्रोग्राम काउंटर है, पीसी वाला प्रोग्राम काउंटर जो 16 बिट का है, उसे आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एल फॉर लोअर बिट, एच फॉर हायर बिट। The name of the 16-bit register is PC. The symbol PC is 0 से 7 and L refer to the lower order bytes and PC 8 से 15 और PC H to the higher order byte। यानी कि जो है आपका जो भी रजिस्टर है उसका नाम क्या है, PC। उसकी जो 0 से 7 बिट है वो लोअर ऑर्डर बाइट्स है, उसको आपने L से रिप्रेजेंट किया है, और जो आपकी 8 से 15 बिट है वो हायर ऑर्डर बिट्स हैं और उसे आपने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल H से, ठीक है। अब आती है कि रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। एक तो आपने पढ़ लिया कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज किसे कहते हैं, अब रजिस्टर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको एक रेक्टेंगुलर यूज करना है, मिडल में उसका ये कहीं भी अंदर नाम लिखना है। बिट्स ऊपर की साइड रिप्रेजेंट होती हैं, लोअर बिट्स के लिए एल, कैपिटल बिट के लिए एच, और इधर से स्टार्ट होती है बिट की रिप्रेजेंटेशन और जाती कहाँ तक है, राइट की तरफ, और 0 से स्टार्टिंग होती है। ये सारी चीजें आपने समझ ली है। अब चलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अदर रजिस्टर इट डेजिग्नेटेड इन अ सिंबॉलिक फॉर्म बाय अ मींस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। यानी कि रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की मदद से आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द स्टेटमेंट R1 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर R2, यानी कि जो R1 का कंटेंट है वो किस में कॉपी कर दो, R2 में कर दो, denotes a transfer of the content of R register into R2. It is designated as a replacement of content R1 by the content of R2 by the content of R1। यानी कि दो तरह से बोल सकते हैं कि R1 का कंटेंट किस में कॉपी हो जाए, R2 में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो R2 का कंटेंट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, R1 से, ठीक है। By definition, the content of the source register R1 does not change after the transfer। यानी कि सपोज लेट R1 में डेटा था 1 1 1 1, लेट, ये मैं लेट 1 की चल रही हूँ, ठीक है। अब आपने बोला जो R1 में डेटा है वो ट्रांसफर हो जाए R2 में, तो इसके बाद ये इसका कोई कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसमें पहले से लेट सपोज ये लिखा होता, सपोज R2 में पहले लिखा होता ये, तो इट विल बी स्वैप और रिप्लेस बाय R1 कंटेंट, बट देयर इज नो चेंज इन द कंटेंट of R1 after the transfer। ट्रांसफर के बाद कोई चेंज नहीं होगा।
if we want the transfer to occur only under a predetermined control condition, then it can be shown by एंड इफ देन स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप चाहते हैं, सपोज देखो ये तो एक नॉर्मल ट्रांसफर था कि R1 का जो भी कंटेंट है वो किस में ट्रांसफर हो जाए, R2 में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि R1 का जो कंटेंट है वो ट्रांसफर हो या रिप्लेस हो, मतलब R1 का जो कंटेंट है वो कॉपी हो जाए R2 में किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये काम हो, तो उसके लिए हम इफ देन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे वन का मतलब होता है कंडीशन ट्रू, फॉल्स का मतलब होता है, मतलब सॉरी, वन का मतलब कंडीशन ट्रू, फॉल्स मतलब जीरो। ठीक है, तो अगर P की वैल्यू 1 है यानी कि कंडीशन ट्रू है तो ही R1 का कंटेंट किस में कॉपी होगा, R2 में। P मतलब कोई भी एक वेरिएबल ले लिया या कोई भी एक फंक्शन है, या ये P रिप्रेजेंट कर रहा है वो काम, जिसके काम के होने पे P मतलब हो सकता है अगर बारिश हो रही है तो ही आप छाता लेके जाएंगे, अगर बारिश होती है तो ही आपकी कॉलेज की हॉलीडे होगी। यानी कि P वो फंक्शन है, वो काम है जिसके ट्रू होने पे ही ये काम होगा। ठीक है, तो P इज द कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड बाय द कंट्रोल सेक्शन। P क्या है, कंट्रोल, नाम से पता चल रहा है कंट्रोल करने वाला सिग्नल जो कंट्रोल सेक्शन यानी कि कंट्रोल यूनिट के थ्रू जनरेट होता है। वी कैन सेपरेट द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम द रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन बाय स्पेसिफाइंग अ कंट्रोल फंक्शन रेदर देन। अगर आप इफ देन नहीं लिखना चाहते तो आप इसे एज अ फंक्शन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, P कॉलन R1 का कंटेंट R2 में ट्रांसफर होगा। कंट्रोल फंक्शन एक तरह का बुलियन वेरिएबल है। ये क्या है, आपका कंट्रोल फंक्शन है P, ये एक तरह का बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 एंड 1, यानी कि जो P की वैल्यू है या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। एक सेकेंड, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही यहाँ भी था शायद। ठीक है, हाँ, तो कंट्रोल फंक्शन आपका क्या है, हाँ, कंट्रोल फंक्शन इज इंक्लूडेड इज एज स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप रेदर देन इफ देन की तरह नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं जो आपका कंट्रोल वेरिएबल है वो सेपरेट हो जाए रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन से, इफ देन ना रहे, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कंट्रोल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक तरह का बुलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 या 1 होती है, आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कंट्रोल कंडीशन इज टर्मिनेटेड बाय द कॉलन implies that the operation be executed by the hardware only P इक्वल टू 1। यानी कि ये एक तरह का आपका बुलियन फंक्शन है या बुलियन वेरिएबल है, या आपका एक कंट्रोल फंक्शन है जिसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है 1, और इट विल बी टर्मिनेटेड बाय कॉलन, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो भी ट्रांसफर है यानी कि R1 का कंटेंट R2 में तभी ट्रांसफर हो पाएगा जब P की वैल्यू क्या होगी, 1, अदरवाइज नहीं होगा। Every statement written in a register transfer notation implies a hardware construction for implementing the transfer। यानी कि एक तरह से जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में, जो ये लिखा हुआ है ये इंप्लाई करता है एक तरह का हार्डवेयर कंस्ट्रक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, कोई ना कोई सर्किट लगा के कुछ ना कुछ करके आपको ये काम करना पड़ेगा। यानी कि एक रजिस्टर्स भी तो पार्ट है, एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट होगा, फिर आप एक सर्किट लगाएंगे जो उससे कनेक्ट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करनी होती है इनकी। जैसे कि आपको एक ये डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें क्या है, R1 n का मतलब होता है R1 n बिट का होगा, 7 बिट 8 बिट 9 बिट, मतलब वैसे तो नॉर्मली एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट, तो 8 16 32 कितनी भी, ये R1 का जो भी डेटा है वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है, R2 में। n रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी n बिट का, R1 कितने बिट का, n बिट का डेटा है वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है, R2 में। कब हो रहा है, जब P यानी कि कंट्रोल सर्किट के थ्रू एक कंडीशन है, यानी कि आपका एक बुलियन वेरिएबल है या कंट्रोल फंक्शन है P, जब P की कंडीशन क्या होगी,
ट्रू होगी और क्लॉक क्या होगा, आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज किया गया, यानी कि कितने समय में, T0, T1, T2 इस तरह से। ट्रांसफर फ्रॉम R1 to R2 when P1 is 1। ये जो है एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। जितना आपने सीखा उसका मतलब है कि अगर आप डायग्रामेटिक यानी कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस तरह से करेंगे कि R1 का जो भी कंटेंट है वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है, R2 में। n रिप्रेजेंट करना है, n बिट का जो भी R1 का कंटेंट है वो n बिट R2 में ट्रांसफर हो रहा है। कब हो रहा है, जब p की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखो ये टाइमिंग डायग्राम से पहले इसी की यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है वो पढ़ लेते हैं। द n आउटपुट ऑफ रजिस्टर R1 आर कनेक्टेड टू द n इनपुट ऑफ R2, यानी कि ये क्या है, R1 का आउटपुट है, यानी कि n आउटपुट, n जो आपका बिट का रजिस्टर है R1 वो आउटपुट हो रहा है किसमें, R2 में। ठीक है, द लेटर n विल बी यूज टू इंडिकेट एनी नंबर ऑफ बिट फॉर द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर कितने भी बिट के हो सकते हैं। इट विल बी रिप्लेस बाय द एक्चुअल नंबर व्हेन द लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज नोन, यानी कि तभी ट्रांसफर हो पाएगा जब रजिस्टर की लेंथ नोन होगी कि 8 बिट कितने बिट का ये है। रजिस्टर R2 has a load input that is activated by the control variable P। इसके पास एक लोड इनपुट है, यानी कि ये ट्रांसफर कभी हो पाएगा जब P की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। It is assumed that the control variable is synchronized with the same clock as one applied to the register, यानी कि जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा तभी ये इसके साथ क्या है, सिंक्रोनाइज, यानी कि सेम टाइम पे काम होगा। यानी कि जब डेटा ट्रांसफर होगा तभी तो हो पाएगा जब p की वैल्यू 1 है। जब p की वैल्यू एकदम 1 हो जाए, एकदम डेटा क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, इस चीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्लॉक का यूज करते हैं। एज शोन in timing diagram, P is activated in the control section by rising edge of the clock, यानी कि देखो आपका जैसे ही राइज हुआ क्लॉक, यहाँ पे ये राइज हुआ, फिर यहाँ हुआ, जब भी राइज होगा यानी कि देखो ये लोड की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते ही ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रांजेक्शन ऑफ द क्लॉक एट t+1 फाइंड द लोड इनपुट एक्टिव एंड डाटा इनपुट ऑफ R2 देन लोडेड इनटू द रजिस्टर इन पैरेलल। यही चीज दे रखी है, देखो यानी कि आपने देखो ये चीज तो समझ ली। अब क्या होगा, जैसे ही P एक्टिव होगा, P एक्टिव ही होते ही यहाँ पे डेटा क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है, यही चीज बोल रही है कि नेक्स्ट जैसे ही एक बार पॉजिटिव हुआ उसके बाद जब दोबारा t+1 आएगा वो फाइंड करेगा, तो जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, इस पे डेटा क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। P may go back to 0 at t+1 time, otherwise transfer will occur with every clock pulse while P remain active, यानी कि काम होने के बाद जैसे ट्रांसफर हो गया, P की वैल्यू 1 होगी तो ट्रांसफर होगा, जैसे ही ट्रांसफर हो जाए P की वैल्यू को क्या हो जाना चाहिए, 0, अदरवाइज क्या होता रहेगा, बार बार ट्रांसफर होता रहेगा। क्योंकि देखो ये दोनों डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है R1 में से डेटा R2 में तभी जाएगा जब P की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जब क्लॉक साइकिल इंक्रीज होगी, यानी कि ये क्या है, राइजिंग एज, ये नहीं क्या है, डिक्रीजिंग एज। जब राइजिंग एज पे डेटा ट्रांसफर हो जाए, जब डेटा ट्रांसफर हो जाए, अभी तक समझना, ये चीज आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी, अभी रुक जाओ, कि जब राइजिंग एज हो उसी टाइम पे डेटा ट्रांसफर हो जाए, जब वो ट्रांसफर हो जाए उसके बाद P की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अगर P की वैल्यू 0 नहीं होती है तो भैया रिपीटेडली वो ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि एक काम साइकिल में चलता रहेगा। अब देखो, even though the control condition such as P become active just after time t, the actual transfer does not occur until the register triggered by next positive transaction of the clock at t+1। अब देखो दोबारा से सुनो एक चीज, अभी तक मैं क्या बताई थी, जैसे ही राइजिंग हो, यानी कि देखो पहला क्लॉक t है, पहला क्लॉक है, राइज हुआ तो ट्रांसफर होना चाहिए, पर एक्चुअली में क्या होता है, जब पहला t आया
तो यानी कि ये एक्टिव हो गया। ये एक्टिव होते ही भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में भी तो टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही टी पे ये एक्टिव हुआ एकदम पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां तक पहुंच जाएगी। रजिस्टर तक जाने में भी तो टाइम लगेगा कि हाँ अब ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। इसलिए जब दोबारा से क्लॉक t+1 हो, यानी कि t मतलब सपोज 0 हुई, 0 के बाद 1 आया है ना, तो दोबारा से जब क्लॉक t+1 होगी तब एक्चुअली में डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। क्योंकि हर चीज में टाइम लगता है, एकदम 0 फिर 1 2 ऐसा, मतलब पहला सेकंड दूसरा सेकंड होने में कुछ टाइम लगेगा ना कुछ, या अगर 1 मिनट से 2 मिनट होने में कितने सेकंड लगेंगे, 60 सेकंड लगेंगे। तो उस टाइम में पहुंचने में भी तो टाइम लगता है ट्रांसफर में, इसलिए t+1 पे क्या होगा, डेटा का ट्रांसफर होगा। A comma is used to separate two or more operations that are executed at a same time. अगर एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन होने हैं तो it will be replaced by comma, ठीक है। Exchange operation denote an operation that exchange the content of two register during one comma pulse provided that t equal to 1। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 का कंटेंट R2 में जा रहा है और R2 का कंटेंट R1 में जा रहा है। अब आप बोल रहे होंगे कि जब R1 का कंटेंट R2 में डाल दिया तो R2 का डेटा तो रिप्लेस हो गया। नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ होगा, उस टाइम पे ये हुआ होगा कि जो R2 का डेटा है उसे आपने किसी और रजिस्टर में डाल दिया। वो काम आप शो नहीं करेंगे, वो शो कौन करेगा, वो शो करेगा, देखो सपोज R2 का कंटेंट है 111, R1 का कंटेंट है 0001। आप चाहते हो कि इन दोनों का डेटा रिप्लेस हो जाए, तो आप अलग से लिख के नहीं दोगे कि इसको किसी और में डालो। वो अपने आप सीपीयू का काम है कि इस डेटा को किसी और टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा रैंडमली फॉर बीइंग टाइम, है ना। और इसका डेटा उठ के तो यहाँ आ जाएगा और इसका उठ के डेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना लिखते हो, अगर आपको एक से ज्यादा ऑपरेशन करने हैं पर्टिकुलर टाइम में तो इट विल बी रिप्लेस बाय कॉमा, ठीक है। अब देखो इसके सिंबॉलिक नोटेशंस क्या क्या है। सिंबॉलिक नोटेशंस देखो, मेन क्या था इसमें, जो पढ़ने का था आपका, जो मेन टॉपिक था वो यही था कि आप रजिस्टर्स को इनके नाम लिखते हैं, अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं इसके लिए एरो होगी, ये यूज होता है कि कितनी बिट्स जा रही हैं आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी, ये वो कंडीशन है जिसपे ट्रांसफर होगा। आप कहते हैं कि ट्रांसफर होना एकदम स्टार्ट हो जाता है जब राइजिंग आती है, पर एक्चुअली में ट्रांसफर t+1 पे होता है, क्योंकि जब वो एक्टिव होगा, एक्टिव होने के से थोड़ा सा टाइम लगता है, यही आपका मेन है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी सिंबॉलिक नोटेशन, अगर आप लेटर और न्यूमेरिकल्स का यूज करते हैं तो आप किस लिए यूज करते हैं, रजिस्टर को डिनोट करने के लिए। जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के लिए MAR, किसी रजिस्टर R2 R1, ठीक है। पैरेंथेसिस डिनोट करते हैं कि आप एक रजिस्टर ना यूज करके उसका पार्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि आप R2 का सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, 0 से 7, यानी कि जो लोअर बिट्स हैं सिर्फ आप उनका यूज करना चाहते हैं। आप उसका जो हायर बिट्स है उनमें कोई डेटा नहीं पड़ा है या उनका आप यूज नहीं करना चाहते। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका R2 रजिस्टर है लेट, इसमें 0 से 7 और 8 से 15, ठीक है। सिर्फ कंटेंट आपका इस पोर्शन में पड़ा है, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रेदर देन पूरा रजिस्टर लिखने की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी आपका कंटेंट है वो 0 से 7 में पड़ा है, और या फिर लिख सकते हैं लोअर बिट में पड़ा है। एरो, ये जो एरो होती है ये ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, यानी कि जो भी R1 का कंटेंट है वो किस में ट्रांसफर हो जाए, R2 में। फिर होता है कॉमा। कॉमा जो है दो या दो से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशन को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, यानी कि आप अगर एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिंबॉलिक नोटेशन है या रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज है या फिर आप कह सकते हैं एक तरीका है, ठीक है। अब आपको अर्थमेटिक एंड रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस कौन कौन से साल आए हुए हैं, 14-15 में, 16-17 में, 18-19 में, ठीक है। और आपके जो स्टेप्स थे, आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ी थी,
तो फेजेस कह लो, स्टेप्स कह लो, किसी भी नाम से। स्टेप में भी वही है, एग्जीक्यूट, आपका फेज रिकॉर्ड एग्जीक्यूट और फेजेस भी हो सकता है, वही चीज स्टेप्स में भी आ सकती है। और ये क्वेश्चन आपका 22-23 में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। लेकिन मेरा ये था कि इस तरह अगर आप स्टेप लिखा रहा है उसका मतलब भी उसके फेजेस ही हैं। साइकिल, फेजेस, स्टेप, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, थैंक यू।